प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म पर बात कर रहे हैं। प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक सोच थी, एक अवधारणा थी जो प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के विश्वास पर टिकी हुई थी और उनका ये मानना था कि मानव और समाज का अध्ययन ठीक उन्हीं सिद्धांतों और पद्धतियों के आधार पर भी किया जा सकता है जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, जीव शास्त्र हो इत्यादि हो, इन सब में अध्ययन जिस प्रकार से किया जा सकता है, वैसे ही मानव और समाज का अध्ययन भी ऐसी ही किन्हीं सिद्धांतों और पद्धतियों के आधार पर किया जा सकता है। उनका ये अटूट विश्वास था कि समाज का जो भी विकास हुआ है वो विकास कुछ निश्चित निर्धारित नियमों के आधार पर हुआ है और मानव के व्यवहार को भी, उसके सामाजिक क्रियाओं को, उसकी सामाजिक प्रक्रियाओं को कारण या कार्य कारण संबंध जो है उसके आधार पर समझा जा सकता है। तो इस रूप में उनका ये अटूट विश्वास था, उनका ये मानना था कि मानव समाज के अंतर्गत जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो कुछ निर्धारित निश्चित नियमों के आधार पर संपादित होती हैं। अकस्मात या आकस्मिक वो घटनाक्रम घटित नहीं होता है, जैसा कि सेकेंडरी में हमने सामाजिक अनुसंधान के पेपर में भी इन बातों पर बात की थी। सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार के जो हमारे अध्ययन के जो विधियां थी उन पर भी हमने बार बार इसी बात पर चर्चा की थी। तो उस चर्चा का मूल आज हम यहाँ पर यही है कि कैसे प्रारंभिक समाजशास्त्री और विशेषकर ऑगस्ट कॉम्ट, जो इस चीज को मानते थे कि प्राकृतिक घटनाओं की भांति सामाजिक घटनाओं, सामाजिक क्रियाओं का भी अध्ययन जो है वो तथ्यों के आधार पर या वास्तविकता के आधार पर किया जा सकता है, काल्पनिक जगत के आधार पर अध्ययन करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है समाजशास्त्र में। तो प्रत्यक्षवादियों की स्पष्ट मान्यता थी कि मानव व्यवहार का भी एक विज्ञान जो है वो संभव हो सकता है। अन्य विज्ञानों की भांति, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र इत्यादि की भांति मानव समाज का अध्ययन भी जो है एक ऐसे विषय के रूप में किया जा सकता है, एक अलग से विषय के रूप में उसका किया जा सकता है जो कि मानव समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करे। ये उनकी मूल इसमें मान्यता थी और उसी मान्यता के आधार को लेकर कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में उसकी नींव रखी थी। इससे पहले वाले टॉपिक समाजशास्त्र के उद्भव को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, उसके अलग अलग पार्ट्स को मैंने अलग अलग रूप में समझाया है, पूरा वीडियो भी आपको डाला है, आप उसको देखें। समाजशास्त्र के उद्भव में, समाजशास्त्र के विकास में, उन सारी गतिविधियों में किस प्रकार से क्रमशः पहुंचते पहुंचते, क्योंकि कोई समाजशास्त्र विषय भी अचानक नहीं 1838 में आ गया, बल्कि किस प्रकार से उसके प्रारंभिक चरण शुरू हुए, फिर द्वितीय चरण आया, फिर तीसरा और फिर चौथा और आधुनिक चरण आया। तो आकस्मिक नहीं है, एक निश्चित सामाजिक प्रक्रिया के तहत, सामाजिक नियमों के तहत समाजशास्त्र पहुंचता पहुंचता 1838 में एक वास्तविक स्वरूप लेता है, एक विषय के रूप में। तो यहां पर मैं किताबी उदाहरण आपको नहीं दे रहा हूं, जो अभी मैंने इससे पहले आपको करवाया उसी के आधार पर आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप समझ लीजिए कि प्रत्यक्षवाद जो है वो जो कॉम्ट ने सोचा था अपने गुरु सेंट साइमन के साथ में, उसी सोच की परिणति है, उसी सोच को वास्तविक धरातल पे उन्होंने उतारा, जिसको हम प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट जिन्होंने कि समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और जो इस विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं, की मान्यता थी कि यदि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को काम में लिया जाए तो समाज का सकारात्मक विज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर जब अपना लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा लेक्चर आपको समझाने के लिए अलग स्वरूप में है, मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। आप जानते हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, अब तो आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, कि मैं जब भी एक लेक्चर को वापस रिपीट करूँगा तो मेरे ये शब्द नहीं होंगे, सब बदल जाएंगे, क्योंकि कोई रटा रटा लेक्चर तो है नहीं।
लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर अपने ही शब्दों या अपने ही उन पुस्तकों से कुछ छांट कर शब्दों के आधार पर मैंने इसको यहाँ पर लिखने का प्रयास किया, टाइपिंग करवाई, बाकायदा टाइप करके आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक नोट्स की तरह आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये अभी तक अपनी क्लासेस में कभी नहीं हुआ, आप खुद अपने नोट्स तैयार करते थे, अब मैं आपको नोट्स भी आपके उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये नोट्स एक तरह से आपके, आप इसको अक्षरश लिख सकते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कुछ इसको आपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उसको बदलिए। ऐसा नहीं सोचिए कि सर ने लिख दिया तो वो अंतिम हो गया। महाविद्यालयों की और विश्वविद्यालय की कक्षाओं में यही एक आराम है कि हम स्कूलों में नहीं पढ़ रहे कि सर ने जो कह दिया, मैडम ने जो कह दिया, वही अंतिम हो गया। आप अपने मस्तिष्क से, अपने स्वविवेक से, अपनी बुद्धि से, किताबों से पढ़कर उसमें कुछ अगर बदलाव करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। अन्यथा ये आपके पास में वैसे के वैसे उपलब्ध है। आप अगर इतना ही लिख देंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो भी मैं समझता हूँ आपको अच्छे नंबरों को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगस्त कॉम्ट जिन्होंने की समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, उनकी अटूट अवधारणा थी कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति हम समाज विज्ञान में सामाजिक घटनाओं को भी बड़े आराम से उस तरह से उसका अध्ययन कर सकते हैं। आपकी मान्यता है कि समाज के विकास को भी प्राकृतिक नियमों के आधार पर समझा जा सकता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ के व्यवहार को कारण एवं प्रभाव के आधार पर समझा जा सकता है, उसी प्रकार मानव के व्यवहार को भी कारण एवं प्रभाव अर्थात कार्य कारण संबंध के आधार पर समझा जा सकता है। बड़ी साधारण सी बात है, प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ के व्यवहार को और कारण एवं प्रभाव को आधार पर समझा जा सकता है। आप देखिए, जो लैब में होते हैं, प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ दी जाती है, जैसे गैसेस पर एक तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ठंडे और गर्म का, गैसेस में क्या परिवर्तन आते हैं, एक गैस को दूसरी गैस से मिलाने पर क्या परिवर्तन आता है। केमिस्ट्री लैब्स में आप देखते ही हैं, सब चीज़ें सामने आपके हैं, कॉलेज में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हमारे होते हैं, और आप उन सब लड़कों बच्चों को देखते ही हैं कि वो प्रैक्टिकल्स करते हैं। और अगर उसको भी नहीं सोचे तो अभी आप कोविड-19 में देख लीजिए, वैक्सीन के ऊपर रोज आता है, इस बार पहला ट्रायल हो रहा है, दूसरा ट्रायल हो रहा है, तीसरा ट्रायल हो रहा है, अभी आ जाएगा, अब वो आ जाएगा। क्या है ये कि एक पदार्थ के व्यवहार पर, यानी कि व्यक्ति के शरीर में जो चीज़ को डाला जाता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका प्रभाव क्या है, उसमें ये तकलीफ आई क्यों है, उसके कारण क्या, पहले तो फाइंड आउट करना, फिर उसके बचाव के लिए कुछ एंटी डॉट दी जाए, डोज दी जाए, उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यही सब तो ट्रायल होते हैं। और उसका क्या साइड इफेक्ट आते हैं, क्या नहीं आते, ये सारी चीज़ें। तो जिस प्रकार से हम अन्य विज्ञानों में, प्राकृतिक विज्ञानों में, जैव विज्ञानों में, रसायन विज्ञानों में, दूसरी चीज़ों में ये हम देखते हैं, वैसे ही सामाजिक घटनाओं और समाज को भी हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, सामाजिक नियमों को समझ सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर हम इस चीज़ को, मैं ये समझाने में सफल हुआ हूँ कि कॉम्ट बेसिकली सोचते क्या थे। कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का संस्थापक माना जाता है और प्रत्यक्षवाद के आधार पर कॉम्ट ने अनेक अवधारणाओं को जन्म भी दिया। किंतु एक जो बड़ी बात रही वो ये रही, कॉम्ट ने कहीं भी प्रत्यक्षवाद की सुनिश्चित एवं स्पष्ट व्याख्या नहीं दी थी। हालांकि यहाँ पर एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का उल्लेख अपनी दो रचनाएं, जो पुस्तकें थी, पॉजिटिव फिलॉसफी एंड पॉजिटिव पोलारिटी, में किया है। लेकिन कॉम्ट में जितनी भी बातें लिखी हैं उसमें मुख्य रूप से उन्होंने, पहली बात तो ये कि उन्होंने फ्रेंच में लिखा है सारा, तो उसका बाद में अनुवाद किया गया अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में, तो अलग अलग विद्वानों ने उसको समझाने का प्रयास किया जो उस फ्रेंच लैंग्वेज को जानते थे, उस चीज़ को समझते थे। लेकिन कई बार कॉम्ट के उस विचार और अवधारणाओं के आधार पर भी दूसरे विद्वानों ने अलग अलग जगह से वो तर्क इकट्ठा करके उन्होंने कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को समझाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षवाद, एक बात मैं आपको और बता दूं, प्रत्यक्षवाद मैंने आपको सेकेंड ईयर में अनुसंधान के अंतर्गत जो हमारा पेपर था उसमें मैंने प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद पर बात की थी, अगर आपको याद हो तो। वहां पर प्रत्यक्षवाद अनुसंधान की एक पद्धति के रूप में किया गया था, उसके ऊपर बात की गई थी। हालांकि बात वही आती है, हालांकि प्रत्यक्षवाद में केवल कॉम्ट ने ही बात नहीं की, कॉम्ट के बाद में दुर्खिम का भी प्रत्यक्षवाद रहा, और भी बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के ऊपर बात की है, क्योंकि कॉम्ट के काम को तो अंतिम स्वरूप जो दिया था वो दुर्खिम ने दिया था। लेकिन यहाँ पर हम केवल इस पेपर में जब हम प्रत्यक्षवाद की बात करेंगे तो हम केवल और केवल कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की बात करेंगे, इस बात को आप निश्चित तौर पर लिख लें।
पुस्तक में अगर प्रत्यक्षवाद के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो आप कॉम्ट के बारे में ही बात करेंगे, कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की ही बात करेंगे, दुर्खिम या अन्य विद्वानों की बात नहीं करेंगे। वो गलत हो जाएगा। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को समझाते हुए रॉलिन चैम्बलिस बताते हैं, अब यहां पर कॉम्ट के शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में, मैंने भी जैसे आपको मैं हमेशा कहता हूं थोड़ी बड़ी परिभाषा है, बड़े रूप में उन्होंने समझाया, लेकिन कॉम्ट के शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में देने का मतलब है एज इट इज, वैसे के वैसे जो कॉम्ट ने कही उन्हीं शब्दों को उन्होंने यहां पर अनुवादित किया है। प्रत्यक्षवाद का संबंध कृत्रिम की अपेक्षा वास्तविक जगत से है, समस्त ज्ञान की अपेक्षा उपयोगी ज्ञान से है। पहली दो लाइनें, प्रत्यक्षवाद का संबंध किससे है? कृत्रिम यानी कि जो चीजें आर्टिफिशियल है या जो चीजें कृत्रिमता लिए हुए है उनके ऊपर बात नहीं करता कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद करता है बात वास्तविक जगत जो जैसा है, जिस वस्तुनिष्ठता की हम बात करते हैं, जिस ऑब्जेक्टिविटी की हम बात करते हैं, सामाजिक अनुसंधान में सबसे अनिवार्य रूप में जिसको हम मानते हैं, वही वास्तविक जगत जो जैसा है उसकी बात करता है। समस्त ज्ञान की बात नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान बहुत सारा है, नॉलेज बहुत सारी है, जानकारी बहुत सारी है, लेकिन हमें समाजशास्त्र के हिसाब से सोचना है तो समस्त ज्ञान से नहीं बल्कि उपयोगी ज्ञान से है, तथ्यों से है जिनका किसी निश्चित अंश तक अवलोकन संभव है, यानी कि जिन चीजों का अवलोकन किया जा सकता है केवल उनके अध्ययन की बात यहां पर आ रही है। भावनाओं की, हमारे अंदर की छुपी हुई हमारी मनोदशाओं की, मनोभावों की, इन चीजों को बाहर से देखा नहीं जा सकता, इनको समझा नहीं जा सकता। तो कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद इनके ऊपर बात नहीं करता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक जगत में चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती है और बिना किसी मनोदशा और मनोभाव के, जैसे मान लीजिए पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबल रहा है, अब उबलते वक्त पानी का अपने कोई मनोभाव मनोदशा है क्या? वो चीजें नहीं पड़ी जाती हैं। मनोभाव मनोदशा के साथ नहीं, ये तो दरवाजे भी कुछ सोचते होंगे, पंखा भी कुछ सोचता होगा, ऐसी बातें यहां पर हम नहीं कर सकते। तो जिनका किसी निश्चित अंश तक अवलोकन संभव हो उन तथ्यों की बात करता है। इसी तथ्य पर बाद में दुर्खिम ने भी बात की थी, सामाजिक तथ्य का हमारा टॉपिक आएगा, सोशल फैक्ट्स का हमारा टॉपिक आएगा, वो भी वही प्रत्यक्षवाद की बात करता है, लेकिन यहां पर दुर्खिम की बात नहीं, या कॉम्ट की बात है। यह विस्तृत अस्पष्ट भावों की अपेक्षा सदा परिवर्तित चेतन सत्य निरपेक्ष की अपेक्षा सापेक्ष से संबंधित है। यह विस्तृत अस्पष्ट भावों की, अस्पष्ट जो चीज स्पष्ट नहीं है, अब अंदर हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं उसके ऊपर हम उसको कैसे समझ सकते हैं? एक व्यक्ति मंदिर में जाता है, मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, ये हमारा विश्वास है कि वो भगवान है, वो हमारी बात सुन रहा है, क्या वो जवाब दे रहा है? और कैसे भाई अरिंत कैसा, क्या हाल है, और दीपक और गजराज क्या मामला है, ऐसा कुछ कह रहा है क्या वो? क्या बलवंत सैनी आजकल आता नहीं है? कि सागर पचारिया पता नहीं कहाँ गुम है? ये सारी बातें आती है क्या? या पायल अभी भी ठोटी की तरह बैठी है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? कुछ कहते हैं क्या भगवान इस तरह से? भगवान ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देते। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो विस्तृत अस्पष्ट भावों की अपेक्षा सदा परिवर्तित चेतन सत्य जो सामने है चेतन रूप में हमारे, निरपेक्ष की अपेक्षा सापेक्ष से संबंधित है, जो सामने स्पष्ट है। अंत में प्रत्यक्षवाद सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें यह उन सभी को सहसंबंध में संकलित कर लेता है जो उसकी भावना एवं पद्धति का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में प्रत्यक्षवाद विचार की एक प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जा सकती है। यानी कि प्रत्यक्षवाद को क्या मानते हैं? प्रत्यक्षवाद के ऊपर विश्वास करने वालों को, प्रत्यक्षवाद को मानने वालों को, क्योंकि उस वक्त सब तरह के चिंतन थे। जब कॉम्ट ने समाजशास्त्र की नींव रखी थी उस वक्त भावात्मक रूप से भी समझा जा सकता था, दर्शन अपने आप में समझने का एक तरीका था, दार्शनिक तरीके से समझी जाती थी बातें, और धार्मिक आधार पर चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाता था। बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको बहुत सी प्रकार से लिया जाए, और उस वक्त यूरोपीय समाजों की लगभग यही स्थिति थी। तो कैसे प्रत्यक्षवाद को मानने वाले अपने आप में एक जगह पर संकलित होकर उस पद्धति पर विश्वास करते हुए प्रत्यक्षवाद की एक जो विचार प्रणाली, जो उन्होंने एक नई शुरुआत की थी, जो कि नई शुरुआत इन द सेंस कि इससे पहले भी था। आपने समाजशास्त्र के उद्भव के पूरे टॉपिक को अगर ढंग से सुना है, पढ़ा है,
तो पहले से शुरू हो चुका था। वैज्ञानिक सोच प्रारंभ हो चुकी थी। इसलिए इससे पहले मैंने पुनर्जागरण की बात की थी, इससे पहले मैंने समाजशास्त्र के उद्भव की बात की थी। तो वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक चिंतन का प्रादुर्भाव तो हो चुका था। कॉम्ट ने केवल उसको संकलित करके सबके सामने अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, यह बहुत बड़ी बात थी। बाकी सोच तो बहुत से लोग रहे होंगे उस वक्त। जैसा मैंने उस दिन समाजशास्त्र के उद्भव में बताया कि कॉम्ट ने जब सामाजिक भौतिकी शब्द को सोचा था, उस वक्त एक व्यक्ति ने, क्वेटलेट ने जो है अपने किसी ऐसे में उस भौतिकी शब्द को काम में ले लिया। तो एक ही प्रकार के विचार बहुत से लोगों के दिमाग में एक साथ में आ सकते हैं, कोई अनिवार्य थोड़ी है। आज कोविड-19 के ऊपर 50 जगह पर, हजारों जगहों पर उसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। कोई एक अकेला व्यक्ति या कुछ लोग तो उस पर काम कर नहीं रहे, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे पहले उसको कर लेगा वो उसके नाम पे होगा। बाद में धीरे धीरे लोग करते रहेंगे, लेकिन प्रारंभिक जो काम किया, अवधारणा के रूप में जो प्रस्तुत किया प्रत्यक्षवाद को, वो अगस्त कॉम्ट ने किया। इसलिए हम कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। पॉजिटिविज्म की बात जब भी आती है, हम कॉम्ट को सबसे पहले लेते हैं। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र में पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद की एक अवधारणा को प्रतिपादित किया, जो इस बात पर आधारित थी, इस मान्यता पर आधारित थी कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही सामाजिक विज्ञानों में भी, विशेषकर समाज के साथ क्षेत्र में होने वाले सभी कार्य, क्रियाओं, प्रणालियों इत्यादि को उन प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों के माध्यम की तरह ही हम अध्ययन कर सकते हैं, और उसका भी अपना एक प्रत्यक्ष अध्ययन करने का तरीका विकसित हो सकता है। यही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद था। मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत डिटेल में आपको प्रत्यक्षवाद को समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद हम प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं पर बात करेंगे और भी इस पर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए आप सब जानते हैं, मेरे गले में लगातार बोलते रहते एक वक्त बहुत खराश होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आज मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। कल हम इस पर आगे और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। आपके फीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपका फीडबैक मुझे मिलता रहना चाहिए। धन्यवाद।